गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी के साथ। सेशन की शुरुआत से पहले जो मेरा पहला प्रश्न है वो ये है कि इकोनॉमी के बारे में आप क्या जानते हैं। इकोनॉमी जिसे हिंदी में हम अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, क्या आपकी समझ कहती है? ठीक है, व्यापक सब्जेक्ट है। अच्छा, अगर और इसे सरलीकृत किया जाए तो आप अपने आसपास इकोनॉमी कहाँ देखते हैं? घर में, बिल्कुल। हम देखते हैं कि एक घर जो है उसमें भी इकोनॉमी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या खर्च किया जाएगा, कहाँ खर्च किया जाएगा। अगर आप एक कक्षा को अटेंड कर रहे हैं
तो यहाँ पर किसकी इकोनॉमी काम कर रही है? टाइम की इकोनॉमी काम कर रही है। आप अपने समय का कहाँ कितना उपयोग करना चाहते हैं। आपने कुछ भी खरीदने का निर्णय लिया, जैसे आप लोगों ने जो बैग लिए हुए हैं, यही बैग आपने क्यों खरीदा, कोई दूसरा क्यों नहीं खरीदा? कहीं ना कहीं तो इकोनॉमी ने इसे प्रभावित किया होगा कि मेरा इतना बजट है, इतना खर्च किया जा सकता है, इसमें मेरे लिए सबसे बेहतर विकल्प ये है। आप कहाँ पढ़ने का निर्णय लेते हैं, क्या पढ़ने का निर्णय लेते हैं, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं इकोनॉमी से प्रभावित हो रही है। इन्हें छोड़िए, हम एक किसान के बारे में बात करते हैं। एक किसान अपने खेत में किस फसल के उत्पादन का निर्णय लेगा, ये भी किससे प्रभावित होता है? इकोनॉमी से। क्या इकोनॉमी काम आती है वहाँ पर? किसान देखता है कि देखिए मेरे पास इतनी हेक्टेयर भूमि है, इस पर मैं ये गेहूँ, चावल, कोई भी फसल उत्पादित करता हूँ तो लगभग लगभग इतना क्विंटल उत्पादन की संभावना है, ये मुझे बाजार रेट मिल जाएगा तो ये मेरा लाभ रहेगा। विभिन्न फसलों में वो तुलना करेगा, जो वहाँ की जलवायु दशाओं के अनुरूप संभव बन पाता है उस फसल की वो कृषि करेगा। तो हम देखते हैं, चाहे एक किसान हो, चाहे एक परिवार हो, चाहे एक व्यक्ति हो, हमारा हर एक निर्णय कहीं ना कहीं इकोनॉमी से प्रभावित रहता है। लेकिन फिर भी बीइंग ए स्टूडेंट, जब इकोनॉमी पढ़ने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट से हम डरते हैं? इकोनॉमी से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इकोनॉमी को लेकर तो हमारा कोई बैकग्राउंड रहा ही नहीं है, हमने एकेडमिक्स में इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था को पढ़ा ही नहीं है। तो ये आम से उदाहरण मैंने इसलिए दिए ताकि आप ये समझ पाएं कि जितने ये उदाहरण आम है, अगर सही ढंग से इकोनॉमी को अप्रोच करो तो इकोनॉमी पढ़ना भी आपके लिए इतना ही साधारण या इतना ही आम हो जाएगा। क्योंकि इकोनॉमी में हम जी रहे हैं, जो कुछ चल रहा है, जो निर्णय लिए जा रहे हैं, सारे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कारकों से प्रभावित रहते हैं। तो ये थी बहुत ही बेसिक, बहुत ही मूलभूत सी बात। दूसरी बात, एक बच्चा, एक स्टूडेंट इकोनॉमी पढ़ने या अर्थव्यवस्था पढ़ने से क्यों डरता है? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है। सामान्यतः हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें अर्थशास्त्र पढ़ना है या अर्थव्यवस्था पढ़नी है। क्या पढ़ना, आप लोगों को क्या लगता है? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। तो एक पहला प्रश्न ये बनता है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है? अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हम क्या कहना चाह रहे होते हैं, और जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम क्या कहना चाह रहे होते हैं? अर्थशास्त्र, जब कोई भी सब्जेक्ट के साथ शास्त्र लगता है तो मतलब हम एकेडमिक्स, हम डिसिप्लिन के लेवल पर उस सब्जेक्ट या उस विषय की बात कर रहे हैं। और जब हम इस स्तर पर बात करते हैं तो जो सिद्धांत या सैद्धांतिक पक्ष है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब हम इन सिद्धांतों का अनुप्रयोग करें या उनके व्यवहारिक पक्ष की बात करें, तब हम किसकी बात कर रहे होते हैं? अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं कि एक राष्ट्र की सीमाओं में उत्पादन कैसे हो रहा है, उपभोग कैसे हो रहा है, वितरण कैसे हो रहा है। जब इसके वास्तविक और व्यवहारिक पहलू को देखें तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं? अर्थव्यवस्था की बात कर रहे होते हैं। और उत्पादन में किन सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या थ्योरीज पीछे हैं, जब हम इसकी बात करें तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं? अर्थशास्त्र की बात कर रहे होते हैं। इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स में एक प्रश्न है जिसका जवाब हम सब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न क्या है कि संसाधन सीमित है। संसाधन क्या है? सीमित है। और इच्छाएं क्या है? अनंत है ना? इच्छाएं तो अनंत है और संसाधन सीमित है। अब सीमित संसाधनों के माध्यम से अनंत इच्छाओं की पूर्ति कैसे की जाए, इसी प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश कौन करता है? अर्थशास्त्र करता है। और इसी खोज में हम नए नए सिद्धांत, नए नए थ्योरीज लेकर आते हैं जो कम से कम संसाधनों के साथ अधिक से अधिक उत्पादन को संभव बना पाए। अब ये इच्छा क्या है, कोई मुझे बताना चाहेगा? आवश्यकता तो ये है कि मुझे भोजन मिले। मेरी इच्छा ये हो सकती है कि मैं 5 स्टार 5 तारा होटल में बैठ के खाना खाऊं। मेरी आवश्यकता तो ये है कि मुझे अगर यहाँ से किसी स्थान तक जाना है तो मुझे जाने के लिए वाहन की आवश्यकता है, लेकिन मैं लैम्बोर्गिनी में जाऊं, ये मेरी इच्छा है। तो संसाधन सीमित है, इच्छाएं
अनंत है। हम ऐसे कौन से उत्पादन के तरीके लेकर आए जिनके माध्यम से सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर पाए, अनंत इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर पाए। और इसी काम को पूरा करने की कोशिश कौन करता है, अर्थशास्त्र। जैसे अर्थशास्त्र में इसी प्रश्न के उत्तर की खोज जब की जाती है तो एक कंसेप्ट आता है जिसे इकोनॉमी ऑफ स्केल के नाम से जाना जाता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या है कि जैसे जैसे आपका उत्पादन बढ़ता जाएगा प्रति यूनिट लगने वाली लागत कम हो जाएगी। आप इसे बहुत इजीली समझ सकते हो। आप एक फ्लैट में रहिए, अकेले रहोगे, आप अपने खाने का प्रबंध कीजिए, बनवाइए, कुक लगाइए, सामान लेकर आइए, प्रति व्यक्ति डाइट महंगी पड़ेगी। जब 3-4 मित्र बन के मिलकर एक साथ यही काम करवाने लगोगे तो प्रति मित्र डाइट कम हो जाएगी। तो ये क्या है, इकोनॉमी ऑफ स्केल, कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, बड़े स्तर पर जाता है, एक सीमा तक जब तक बढ़ता है तो प्रति यूनिट उत्पादन की लागत कम आ जाती है। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का कंसेप्ट कहाँ आता है, अर्थव्यवस्था में काम आता है। और ये पैदा कहाँ से होता है, अर्थशास्त्र से। इसका अनुप्रयोग करते हैं हम अर्थव्यवस्था में ताकि उत्पादन व्यवस्था को और दक्ष बनाया जा सके। तो मोटा मोटा जब यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है, अभी हम इस पर बात कर रहे हैं क्या पढ़ना है, थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे किस प्रकार से पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है पर जब सबसे पहला प्रश्न आता है तो अगर आपको स्पष्टता है कि आपको अर्थशास्त्र नहीं बल्कि क्या पढ़ना है, अर्थव्यवस्था को पढ़ना है, तो आधी चिंता का निराकरण यही हो जाता है। क्योंकि हमें बहुत गहन सिद्धांत इत्यादि को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग को देखना है। हमें दिन प्रतिदिन जो इकोनॉमी चल रही है उसे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की आवश्यकता है। आप अगर इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने 2 टर्म जरूर सुनी होंगी, एक माइक्रो है ना और दूसरा मैक्रो। इसे हम कहते हैं क्या, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इसे हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। अब एक बड़ा कंफ्यूजन ये भी है कि व्यष्टि को पढ़ा जाए या समष्टि को पढ़ा जाए। अब कंफ्यूजन के निवारण से पहले दोनों का अंतर पता होना चाहिए। तो क्या अंतर समझ में आता है, व्यष्टि में हम एक व्यक्ति, एक फर्म, एक कंपनी के संदर्भ में बात करते हैं कि उन्होंने ये निर्णय लिया तो क्यों लिया, वो कौन से कारक थे जो उनके व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे आपने ये बैग खरीदा तो क्यों खरीदा। एक फर्म, एक कंपनी अगर कुछ उत्पादन करने का निर्णय ले रही है तो क्यों ले रही है। ये हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रो या व्यष्टि इकोनॉमी में। और समष्टि इकोनॉमी में हम बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था में चलने वाली चीज़ों को कवर करते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की स्थिति क्या है, मौद्रिक नीति क्या है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो कुछ समय पहले मौद्रिक नीति आई है, 1-2 दिन पहले चर्चा में थी। तो मौद्रिक नीति क्या है, राजकोषीय नीति क्या है, अच्छा भुगतान संतुलन के संदर्भ में क्या स्थिति चल रही है, राजकोषीय घाटा इत्यादि इत्यादि। यानी जब राष्ट्र के स्तर पर प्रभाव डालने वाली चीज़ों को हम पढ़ें तो हम किसकी बात करते हैं, मैक्रो या समष्टि अर्थव्यवस्था की। और जब हम एक व्यक्ति, एक उद्यम यानी छोटे तत्वों के संदर्भ में बात करें तो हम किसकी बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमी की यानी व्यष्टि इकोनॉमी की। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी ये जानना है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो हमें पता चला कि जितना जरूरी है उससे ज़्यादा हम अर्थशास्त्र में नहीं जाएंगे। हमारा केंद्र बिंदु क्या है, अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था में भी जो माइक्रो इकोनॉमी है उसे लिमिटेड कैपेसिटी में हमें पढ़ना होता है कुछ चीज़ों को समझने के लिए। और हमारा मुख्य फोकस किस पे रहेगा, मैक्रो इकोनॉमी पे रहेगा। अब इसी के साथ एक बड़ा प्रश्न इकोनॉमी में सदैव बना रहता है कि आखिर इकोनॉमी की तैयारी का मर्म क्या है। और इसी प्रश्न का उत्तर जब हम खोजते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या पढ़ना है और प्लस हमें किस प्रकार से पढ़ना है। कई कंफ्यूजन है, कोई कहता है इकोनॉमी में आंकड़े पढ़ने हैं, कोई कहता है विश्लेषण दक्षता सृजित करनी है, कोई कहता है अवधारणात्मक स्पष्टता पर ध्यान देना है। आपके अनुसार क्या है इकोनॉमी के लिए जरूरी, किस बात पर हमें ध्यान देना है। अवधारणात्मक स्पष्टता। देखिए यहाँ पर जरूरी तो तीनों चीजें हैं, लेकिन
कुछ सामान्य भ्रम हो जाते हैं। उसमें सबसे पहला भ्रम क्या है? इकोनॉमी अर्थात आंकड़े। ऐसा नहीं है। इकोनॉमी में नो डाउट अर्थव्यवस्था में हम आंकड़े पढ़ते हैं, लेकिन उतना ही जितना जरूरी है। और वृद्ध स्तर के आंकड़े पढ़ते हैं। हर छोटे बड़े तथ्य के पीछे भागने की आवश्यकता आपको नहीं है। और जब कुछ समय बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, हम तो कुछ ही प्रश्न देख पाएंगे। आप लोग जब डिटेल में विगत वर्षों के प्रश्न पत्र देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नो डाउट आंकड़ों की भूमिका है, लेकिन सीमित स्तर तक भूमिका है। इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था इज इक्वल टू आंकड़े, ऐसा आपको नहीं समझना है। जैसे अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एग्जाम्पल दो प्रीलिम्स के, तो यूपीएससी ने निसंदेह कुछ आंकड़े पूछे। किस बारे में? डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है ना, टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है, कर जीडीपी अनुपात क्या है, ऋण जीडीपी अनुपात क्या है, पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था कौन से स्थान पर आती है। आपको ये तो पता होना चाहिए कि जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या चल रही है। जब आप ये चीज़ें पढ़ेंगे, कंसेप्ट समझेंगे क्लास में, तो पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए राजकोषीय घाटे के संदर्भ में हमारी स्थिति कैसी चल रही है। तो ये तो वृहद स्तर के तथ्य हैं। एमएसएमई, सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योगों की हम बात करें तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में उनका कितना योगदान है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये बहुत ही वृहद स्तर की बातें हैं। इनके लिए आपको अत्यधिक डिटेल में जाकर तथ्य एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी ये भ्रम नहीं पालना है कि इकोनॉमी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित है। आंकड़े इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं, लेकिन एक सीमा तक। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, अभी भी मैंने बताया, और जब आप पढ़ेंगे तो इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि अनावश्यक तथ्यों का संग्रहण नहीं करना है। जितना जरूरी है उतना ही हम तथ्यों पर ध्यान देंगे। और जैसा आप लोगों ने बताया, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ये की है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा की बात की जाए या मुख्य परीक्षा की बात की जाए। जब तक कंसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। इवन आंकड़े भी आपको तब तक याद नहीं रहेंगे जब तक संकल्पनाएं स्पष्ट नहीं होंगी। अब मैं ये बताना चाहूंगी कि संकल्पनाएं आपको किस प्रकार से स्पष्ट करनी है, तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का। चीजों को तोड़कर और समझकर पढ़ने की कोशिश करनी है। जैसे डीडी हिंदी में इसे क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड, हिंदी में जनसांख्यिकी लाभांश। सभी ने सुना है। कोई मुझे बताना चाहेगा कि जनसांख्यिकी लाभांश है क्या? परिभाषित कर पाएगा कोई? कंसेप्ट है, संकल्पना है, अर्थ पता होना चाहिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जनसांख्यिकीय लाभांश। तो इस स्थिति को लाभांश क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ऐसी स्थिति को इंगित करता है जो आपके लिए आर्थिक विकास के अवसर खोलती है। और कब ऐसी स्थिति आती है? जब आप देखोगे आपकी जनसंख्या की आयु संरचना में ऐसे बदलाव हो कि उसमें 15 से 64 आयु वर्ग के बीच वाले लोगों का प्रतिशत अधिकतम हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति। ये टॉपिक पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना है कि किसी भी संकल्पना को पढ़ें तो किस प्रकार पढ़ें, ताकि लंबे समय तक चीज़ें आपको याद रहें और आप उन्हें भूलें नहीं। तो अगर कंसेप्ट्स को सही से समझना है तो उन्हें लिंक करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जब हमने लिंक किया तो हमें पता चला टर्म क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनसांख्यिकी लाभांश। तो लाभ हो रहा है तो मतलब आर्थिक विकास के अवसर है ना। लेकिन कब होंगे ये अवसर? जब आपकी जो कुल जनसंख्या है उसकी आयु संरचना में कुछ ऐसा बदलाव हो कि युवा या जो आर्थिक तौर पर क्रियाशील आबादी है, जो काम करती है, और उसका एज ग्रुप क्या है? 15 से 64, वो अधिकतम है। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे कि भाई अमुक राष्ट्र डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में या जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में है। तो लाभ क्या है, किस कारण से लाभ है और क्या लाभ है? जब इन चीजों को आप जोड़ लेंगे तो ये जो संकल्पना है इसकी समझ आपकी स्पष्ट हो जाएगी। अब इसे आपको कॉम्प्लीमेंट करना है कुछ तथ्यों के साथ। एक दो तथ्य याद कर लीजिए कि भारत की जनसंख्या का अभी कितना प्रतिशत इससे इस एज ग्रुप में है,
कब भारत को जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ अधिकतम होगा, हमारी विंडो क्या है, कब तक हम इस स्थिति में रहेंगे। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले जब आपको पढ़ना है तो किस प्रकार पढ़ना है, कंसेप्ट या अवधारणा पर काम करना है। और जितना जरूरी है एक दो तथ्य वहां से आपके पास होने चाहिए। तीसरा पक्ष आता है विश्लेषण। अब ऐसा तो है नहीं कि यूपीएससी आपसे सिर्फ यही पूछेगी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, आंकड़े बता दीजिए। ये पूछेगी कि भारत लाभ की स्थिति में है, कहां तक भारत वास्तव में स्थिति का लाभ ले पाएगा, पूछा जा सकता है। क्योंकि इस आयु ग्रुप में आपके यहाँ अधिकतम लोग हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि खुद से आपका कल्याण हो जाएगा, है ना। आपको लोगों को शिक्षा देनी पड़ेगी, रोजगार देना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर क्या जरूरी हो जाता है, विश्लेषणात्मक पक्ष। एनालाइज कीजिए कि क्या क्या हमारे सामने अवसर है और क्या क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं। तो चाहे प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बात हो, चाहे मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बात हो, जब भी आपको इकोनॉमी को कवर करना है तो केंद्र में क्या होना चाहिए, अवधारणात्मक स्पष्टता। उस अवधारणात्मक स्पष्टता या उस कंसेप्ट की पुष्टि के लिए जितने जरूरी हैं उतने आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं, वो भी वृद्ध स्तर के आंकड़े। हर एक छोटे आंकड़े के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। और आंकड़ों में भी मैं एक और विशेष बात बताना चाहूंगी, ट्रेंड इकोनॉमी में महत्वपूर्ण होते हैं। ट्रेंड क्या है, आंकड़ा क्या है, आज क्या कितना है, ये क्या है, आज का तथ्य। अच्छा, जिस भी बारे में हम बात करें, जैसे राजकोषीय घाटा हम उठा लेते कि घाटा हमारा कितना रहा, हम ये देखें कि पिछले 5 सालों में क्या रहा, कब घटा कब बढ़ा, तो ये क्या हो गया, ट्रेंड हो गया। हम ये देखें कि पिछले 10 सालों में क्या रहा, कब बढ़ा कब घटा, बढ़ा घटा आखिर क्या रहा, तो ये क्या हो गया, ट्रेंड हो गया। तो इकोनॉमी में आंकड़ों से ज्यादा प्रमुख भूमिका कौन निभाता है, ट्रेंड निभाते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी, उसके बाद जितना जरूरी है उतने आंकड़े। और आंकड़ों को भी याद रखने का तरीका है कि कुछ आंकड़ों को छोड़कर ज्यादा के संदर्भ में आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, और साथ ही विश्लेषणात्मक दक्षता भी आपको सृजित करनी है। जब तीनों का संयोग हो जाएगा तो कोई भी टॉपिक आपका प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाएगा। क्लियर है इतना। चौथी बात ये है कि जब भी आप कुछ भी पढ़ें, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखता है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का अर्थ क्या होता है, अंतर संबंधात्मक दक्षता। कोई बताना चाहेगा कि इसका अर्थ क्या होता है और इकोनॉमी में ये क्षमता कैसे है, क्या है अंतर संबंधात्मक दक्षता? जब एक सब्जेक्ट विभिन्न विभिन्न सब्जेक्ट से जुड़ा हो, है ना, जब ये जुड़ाव किसी विषय में हो तो हम क्या कहेंगे कि वो विषय क्या है, अंतर संबंधात्मक दक्षता रखता है। और इकोनॉमी तो ऐसा सब्जेक्ट है जो सोसाइटी से भी जुड़ा है, जो भूगोल से भी जुड़ा है, जो आईआर से भी जुड़ा है, जो पॉलिटी से भी जुड़ा है। हर एक सब्जेक्ट से आप इकोनॉमी का संबंध देख सकते हैं। क्यों मैं बता रही हूं, ताकि आप इकोनॉमी का स्कोप क्या बनता है उसे पहचान पाओ। टाइम बदल रहा है ना, चीजें एक दूसरे से जुड़ रही हैं, एक क्षेत्र में कुछ होता है दूसरे पर प्रभाव आ जाता है, तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि आने वाले समय में, अभी भी ऐसा हो रहा है और आने वाले समय में इंटरडिसिप्लिनरी तरह के प्रश्न बनने की संभावना बनेगी। यानी इकोनॉमी के प्रश्न सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं रहेंगे, कुछ हिस्सा पर्यावरण का जुड़ जाए, इकोनॉमी के किसी कंसेप्ट को सोसाइटी से लिंक कर दिया, है ना। तो जब इस तरह का लिंकेज आपको देखने को मिलेगा तब आप उत्तर कैसे दे पाएंगे, जब आपने पढ़ते टाइम इस प्रकार के लिंकेज पर ध्यान दिया हो। तो जहां अभी हमने ये देखा कि किस प्रकार पढ़ेंगे, अवधारणा पर भी काम करेंगे, तथ्य और प्रमुख है ट्रेंड और साथ ही विश्लेषण। और दूसरी बात यहां पर इसी क्रम में क्या है कि अंतर संबंधात्मक दक्षता विकसित करके पढ़ेंगे। और ये कुछ नहीं है, सिर्फ सोचने का एक तरीका है। जैसे आप मुझे बताएंगे अर्थव्यवस्था पर्यावरण से कैसे जुड़ी हुई है, सिंपली सोचिए। आपने एक टर्म सुनी है, अभी हो सकता है आप लोग नए विद्यार्थी हैं उतना ना जानते हो, बट एक टर्म आपने जरूर सुनी होगी जिसे सतत या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, सुना है?
अच्छा, ये सतत और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सिंपल एक कंसेप्ट है। जब हम विकास करें तो आर्थिक लाभ, अच्छा पर्यावरण को कम से कम हानि हो, और सामाजिक लाभ, सब पर विचार करके हम विकास करें तो ऐसा विकास क्या होगा? समावेश क्या होगा? संधारणीय या सतत विकास। क्लियर है ये टर्म? अब आज के समय में जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें खुद अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों आ जाते हैं, तो क्या हम अलग अलग कर सकते हैं? आप देखो कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे बनते हैं जहां एनवायरनमेंट और इकोनॉमी को जोड़कर आपसे प्रश्न बनाकर पूछे जाने की संभावना बनती है। अच्छा, पॉलिटी इकोनॉमी से कैसे संबंधित है? आईआर कैसे संबंधित है? आज के समय में आप देखोगे कि राष्ट्रों के संबंध अर्थव्यवस्था के कारण बदल रहे हैं। पहले आप देखोगे जब राष्ट्रों के साथ बीच युद्ध होता था तो हर तरह के संबंध तोड़ दिए जाते थे। आज के समय में राष्ट्रों के बीच टशन भी चल रही है तो भी आर्थिक लेन देन चलता रहता है, या किसी के पास कुछ ऐसा सिस्टम या व्यवस्था है जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा सके। आज युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जा रहे, आज युद्ध इकोनॉमिक आधारों पर भी लड़े जा रहे हैं। इसीलिए तो यूएस बार बार रशिया पर अलग अलग तरह के सैंक्शंस या प्रतिबंध लगा देता है। आप देखिए और इकोनॉमी कैसे जुड़ी हुई है। आपने ट्रम्प यूएस से इलेक्शन सभी ने पढ़ा होगा। H1B वीज़ा क्या है? अमेरिका में जो एम्प्लॉयर्स है बाहर से लोगों को हायर करते हैं और टेम्पररी उनको वीज़ा देते, जिसे H1B वीज़ा कहा जाता है। आप देखोगे अमेरिका में चुनाव हुआ, चुनाव में ट्रम्प की विजय होती है। भारत के लोग गूगल पर सर्च करते हैं कि अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी कैसी रहेगी, क्योंकि लोगों को वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप देखोगे प्रवसन को लेकर क्या नीति होगी, ये कौन निर्धारित करता है? राजनीतिक नेतृत्व। तो आप देखो कि राजनीति और इकोनॉमी कितना आसपास आ गई है। समाज तो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ ही है। एक किसान क्या कर रहा है, वो एक वर्ग है समाज का, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल रहा है। आप देखेंगे अभी क्या चल रहा है, किसान आंदोलन, एमएसपी के चलते। एमएसपी की पूरी व्यवस्था क्या है, क्या लागत आती है, सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं? इकोनॉमी में पढ़ते हैं, है ना। और किसान समाज का एक बड़ा वर्ग है, तो उनकी मांग कहाँ से जुड़ी हुई है? अर्थव्यवस्था के एक पहलू को प्रभावित करती है या उससे जुड़ी हुई है। तो आप देखोगे कि इकोनॉमी समाज से भी जुड़ा हुआ है। आप देखोगे समाज के लिए खाद्य आत्मनिर्भर होना या खाद्य सुरक्षा होना बहुत जरूरी है, और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने का काम कौन कर सकती है? इकोनॉमी कर सकती है। और कितनी छोटी छोटी चीज़ें। कुछ समय पहले एक आर्टिकल कि जोमेटो के द्वारा फूड रेस्क्यू एक कदम उठाया गया है। कदम क्या है? हम आप सब प्रभावित हो रहे हैं इस कदम से। कैसे? मैंने फूड ऑर्डर किया, मैं डिलीवरी नहीं ले पाई, अब क्या वो खाना व्यर्थ होगा? अब से पहले व्यर्थ हो रहा था। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि उसी खाने को डिस्काउंटेड प्राइस पर बेच देंगे। आसपास अगर कोई लोग लेना चाहते हैं तो वो उस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। तो कितना कुछ चल रहा है। खाने की बर्बादी अगर हम नहीं होने देते, किसान आंदोलन कर रहे हैं, राजनीतिक प्रभाव होगा, आर्थिक प्रभाव भी होगा। कहीं पर इलेक्शन हो रहा है, उसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। सेंसेक्स ऊपर या नीचे हो रहा है, हमारे चुनाव का तो प्रभाव हो रहा था। तो मतलब ये जो अंतर संबंध है इकोनॉमी के अन्य विषयों के साथ, वो अत्यधिक प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। पहले भी थे, समय के साथ अर्थव्यवस्था की भूमिका बढ़ती जा रही है। और देखिए मैं कैसे मिस कर सकती हूँ प्रौद्योगिकी या तकनीक। अब देखोगे तकनीक के साथ भी अर्थव्यवस्था जुड़ गई है, और टर्म हम क्या यूज करते हैं? फिन टेक, यानी फिनेंशियल टेक्नोलॉजी। यूपीआई जिसके माध्यम से धड़ल्ले से आप पेमेंट कर देते हैं, क्या है वो? फिनटेक का एग्जाम्पल है। तो इकोनॉमी हर क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, हर विषय से उसका जुड़ाव है। तो जो दूसरा मैसेज है किस प्रकार से पढ़ें, उसमें जरूरी है कि अंतर संबंधात्मक दक्षता का ध्यान रखें। चीज़ों को आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। कनेक्ट अच्छे से किया, समझा अच्छे से, तो मैं ये तो उम्मीद करके चल ही सकती हूँ कि उत्तर भी आप सही
दे पाओगे। तो किस प्रकार से पढ़ना है, जब हमने इसका उत्तर खोजा तो पहले पता चला अवधारणा तोड़ के अच्छे से समझिए अवधारणा को, जितने जरूरी हैं आंकड़े और ट्रेंड ध्यान में रखिए, और साथ ही विश्लेषणात्मक दक्षता को भी सृजित करते हुए चलिए। और जब भी इकोनॉमी को पढ़ें, इकोनॉमी से जुड़े हुए न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़ें, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आपकी होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी का प्रभाव शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जिसमें नहीं रहा है। अंतरिक्ष तक को इकोनॉमी प्रभावित कर रही है कि क्या हमारा अंतरिक्ष बजट होगा, कितना हम मैनेज कर सकते हैं, कितना हमें खर्च करना है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर अगर हम इतना निवेश करते हैं तो हमें क्या लाभ हो सकता है। हर जगह इकोनॉमी है, तो उसी अप्रोच से और उसी स्पष्टता के साथ उसे पढ़ने की आवश्यकता है। अब जब पढ़ना है और किस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं, तो दो चीजें हमें स्पष्टता देती हैं। एक तो है हमारा सिलेबस और दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ज़्यादा इस बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूंगी, आप एक बार घर जाकर शांति से सिलेबस देखेंगे, सिर्फ आपको हिंट दिया जाएगा कि सिलेबस में क्या है। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इतना छोटा सिलेबस है। देखिए, आर्थिक और सामाजिक विकास, लेकिन ये छलावा है। आर्थिक और सामाजिक विकास में इकोनॉमी से जुड़े हुए जितने सारे टॉपिक हैं वो सब आ जाएंगे। इसके बाद सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी और सामाजिक क्षेत्र में सरकार द्वारा शुरू की गई पहले। अब छलावा कैसे है, आप देखोगे कि मैम प्रीलिम्स में तो भुगतान संतुलन से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना, मुद्रास्फीति से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, राजकोषीय घाटे से भी पूछे जा रहे हैं, मुद्रा और बैंकिंग से भी पूछे जा रहे हैं, बट ये टॉपिक तो हमें यहाँ नजर ही नहीं आ रहे। तो ये जो एक टर्म है ना, आर्थिक और सामाजिक विकास, ये अपने आप में इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेती है। क्यों प्रीलिम्स का सिलेबस देखना जरूरी है, इतना संक्षिप्त में है इसलिए देखना ज़्यादा जरूरी है। आपको कुछ नहीं करना, सिलेबस को खोलना है सबसे पहले कि देखिए सामाजिक और आर्थिक विकास के तहत ये यूनिट्स आती हैं, ताकि क्लैरिटी रहे कि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। क्लियर है? अच्छा, अब हम आते हैं मेंस पर। मेंस में यूपीएससी ने स्पष्टता बना कर रखी है, टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर दिए हैं आपको। अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधन जुटाने के मामले में क्या चल रहा है, समावेशी विकास उत्पन्न विषय, सरकार बजट, और आप देखोगे मुख्य परीक्षा में कृषि और उसके आसपास के क्षेत्र को काफ़ी अच्छा भारांश दिया गया है। मुख्य फसलों का क्या पैटर्न है, सिंचाई प्रणाली क्या है, उत्पादों का भंडारण कैसे कर रहे हैं, कृषि में ई प्रौद्योगिकी का कैसे इस्तेमाल हो सकता है, और इसके साथ ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सहायता या सब्सिडी, एमएसपी व्यवस्था जिसको लेकर अभी इतना बवाल है, जन वितरण प्रणाली पीडीएस, आप सबने सुना है, पीडीएस के माध्यम से ही तो सस्ती दरों पर खाद्यान्न मिल पाता है, तो वो बफर स्टॉक, पशुपालन, तो एग्रीकल्चर का अच्छा खासा वेटेज है। आगे देखिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो कृषि से कच्चा माल है, जब हम उसे प्रोसेस करके उसका मूल्य बढ़ाएं तो क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैम, अचार, अलग अलग प्रकार के पापड़, ये सब किसका उदाहरण है, कहाँ से आ रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से ही आ रहे हैं। तो उसको लेकर क्या सारी संभावना बनती है। भारत में भूमि सुधार हुए तो क्या रहा। अच्छा, इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है, तो हमारी औद्योगिक नीतियाँ किस प्रकार की रही। आपको पता होगा, स्वतंत्र होता है, औद्योगिक नीतियाँ अपनाता है। 1991 तो आप सबको याद होगा, सुना होगा आपने, संकट आता है, हम अर्थव्यवस्था को खोलते हैं, सुधार करते हैं, उसी के लिए टर्म यूज होती है एलपीजी, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो वो क्यों हुआ, क्या कारण थे हमें ऐसा करना पड़ा। और अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूरी है। हम सब आम लोग क्या करते हैं, सड़क पर चल रहे हैं ना, जमीन पर चल रहे हैं। अर्थव्यवस्था किस पर चलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलती है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा उतना ही आपकी अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी होगी। और अर्थव्यवस्था में खर्च करे तो कौन करे, निवेश के तरीके क्या है, क्या सिर्फ सरकार खर्च करे या निजी क्षेत्र की भी कोई भूमिका हो सकती है, अगर है तो कौन से मॉडल्स हैं जिनका हम अनुसरण कर रहे हैं। तो ये पूरा सिलेबस है
मेंस का। देखिए, सिलेबस से हमें ये पता नहीं चलता किस प्रकार पढ़ना है, सिलेबस सिर्फ ये बताता है कि क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है। तो इसका उत्तर हमें कौन देता है? विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। यहां देखिए, बेसिक कंसेप्ट, यानी यूपीएससी अगर प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो कंसेप्ट आधारित प्रश्न आपसे पूछ ले रही है। जैसे इस प्रश्न को देखिए, उत्तर हम नहीं खोजेंगे, सिर्फ प्रश्न को देखिए। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? एक कंसेप्ट है कि असेट क्या होती है और लाइबिलिटी क्या होती है। सिंपल कंसेप्ट आधारित प्रश्न पूछ लिया गया है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपने मित्र को उधार दे रहे हैं, आपकी असेट है या लाइबिलिटी जो आप पर दायित्व सृजित करे, ये वो है। आप लोग मुझे बताएंगे असेट है या लाइबिलिटी है? असेट क्या होती है? जो आपको प्रतिफल दे। परिसंपत्ति आपकी संपत्ति क्या होती है? जो आपको रिटर्न देगी, है ना, जिसके लिए आपको किसी को कुछ चुकाने की आवश्यकता नहीं है, वो क्या है? असेट है ना। जैसे परिसंपत्ति कहते हैं। लाइबिलिटी क्या है? आपको किसी को कुछ चुकाना है, तो वो क्या है? आपका दायित्व या लाइबिलिटी। तो आप अपने मित्र को पैसे दे रहे हैं, आप क्या क्रिएट कर रहे हैं? असेट। वो बात अलग है कि आपका मित्र आपको उल्टे दे या ना दे, है ना। और अगर आप उधार ले रहे हैं तो ये क्या है? लाइबिलिटी है। बैंक के बारे में सोचिए, बैंक निवेश करता है, मुझे, आपको, हम सबको ऋण देता है, उद्योगों को ऋण देता है, तो ये बैंक की क्या हुई? असेट हुई। अच्छा, मैं, आप, हम सब जो बैंक में अपना डिपॉजिट रख के आ रहे हैं, वो क्या है? लाइबिलिटी है बैंक की। क्यों? क्योंकि बैंक को जब आप और मैं मांगेंगे हमें चुकाना पड़ेगा। तो सिंपल असेट और लाइबिलिटी का एक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट आधारित प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है और कहा गया है कि हमें ये बताएं कि परिसंपत्ति में क्या शामिल नहीं है। तो आप बताइए, जमा परिसंपत्ति में शामिल होगा। बैंक में हम जो जमा करके आ रहे हैं वो बैंक की असेट है या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी, है ना। तो सिंपली मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बेसिक कंसेप्ट या संकल्पना आधारित प्रश्न हमें मिल रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ठीक है, सिलेबस में जो पढ़ना है उसे तो पढ़ना है, लेकिन किस प्रकार से पढ़ना है। तो पहला उत्तर क्या मिला? जो भी पढ़ें बेसिक कंसेप्ट पर काम करें। कंसेप्ट आधारित प्रश्न सीधे पूछे जा सकते हैं या फिर अप्रत्यक्षतः भी कंसेप्ट आपकी मदद करता है सही उत्तर तक पहुंचने में। अगला प्रश्न देखिए, सिंपल, ये भी एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना। अब आप देखोगे अलग अलग तरह की अर्थव्यवस्था में गतिविधियां होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कुछ नहीं, पूछ लिया गया है कि खनिज की खोज किस तरह की गतिविधि है। अच्छा, कपड़ा बुनाई किसमें शामिल होगा? कृषि उत्पाद का भंडार किसमें शामिल होगा? तो अगर आपको ये आइडिया है कि प्राथमिक गतिविधि क्या होती है, जहाँ सीधा पर्यावरण से हम चीज़ों को लेते हैं, ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। जब वैल्यू ऐड हो तो वो क्या हो जाती हैं? द्वितीय तरह की गतिविधियाँ। और तृतीय, जिसे सेवा तरह की गतिविधियाँ कहते हैं, वो क्या होती हैं? जो प्रत्यक्षतः उत्पादन में भाग नहीं लेती, लेकिन बैंकिंग सेवा, परिवहन सेवा, भंडारण सेवा, इनसे उत्पादन बेहतर हो पाता है, क्योंकि इन सेवाओं के माध्यम से ही तो चीज़ों को इधर उधर पहुंचाया जाता है, या बैंक इत्यादि से कंपनी, उद्यम सब ऋण या लोन ले सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप उत्तर दे देंगे। और ये इसी साल का प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, सेम कंसेप्ट आपको बताना है कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है और फिक्स कैपिटल क्या होती है। अंतर पता है तो आप देख लोगे कि सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सही से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लीगल टेंडर कंसेप्ट पर प्रश्न पूछा गया है। ये तो कुछ ही क्वेश्चन है। तो एक हमें पता चला कि जब हम पढ़ें तो हमें प्रमुख बल देना है संकल्पनात्मक स्पष्टता पर। लेकिन इकोनॉमी चूंकि डायनामिक तरह का सब्जेक्ट है, तो यहाँ कंसेप्ट समझ लेने से काम नहीं चलेगा, उनका एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए। जैसे प्रश्न देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर को घटाया जाता है तो क्या होगा? आप बताइए। अगर अपने यहाँ ब्याज दर कम हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? उधार लेने वाले सस्ती दरों पर ज़्यादा उधार लेंगे,
खर्च भी बढ़ेगा अर्थव्यवस्था में, उधार लेकर क्या करेंगे, खर्च करेंगे, मांग करेंगे। अच्छा, अगर आप एक आम व्यक्ति ना होकर उद्यम हो तो आप क्या करोगे, सस्ती दरों पर पैसा मिल रहा, आप निवेश करेंगे, तो मोटा मोटा अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ जाएगी। तो सिर्फ क्या कदम है उसी तक सीमित नहीं रहना, उसका प्रभाव भी आपको पता होना चाहिए। जब इस तरह से सोचकर आप पढ़ोगे तो हम कहेंगे कि आप अप्लाइड ढंग से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो पहली बात, किसी भी कंसेप्ट को पढ़ो तो जैसे बताया था अच्छे से तोड़कर पढ़ो, जितना जरूरी है तथ्य साथ रखो और साथ ही विश्लेषणात्मक स्पष्टता भी रखो। ठीक है, इसके बाद जब आगे बढ़ो तो अगर कोई कंसेप्ट ऐसा है जिसके एप्लीकेशन से ये घटाया जाए, ये बढ़ाया जाए तो ये प्रभाव वो प्रभाव हो सकता है, तो उसके एप्लीकेशन पर भी काम करना है। ठीक है, समझ बन रही है कि किस प्रकार से चीज़ों को देखना है, पढ़ना है। आगे करंट अफेयर को भी पढ़िए क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न आ रहे हैं। करंट अफेयर के बारे में स्पेसिफिक चर्चा कुछ समय बाद हम करेंगे। तो पता चला प्रीलिम्स में कंसेप्ट आधारित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, अप्लाइड भी हैं, कभी कभी कुछ तथ्य लेकिन वृद्ध स्तर के तथ्य। जैसे यूपीएससी ने एक बार पूछा परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत में ऋण जीडीपी अनुपात बढ़ा है घटा है, ट्रेंड पूछा। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये जो मेंस प्रीलिम्स के देखिए, अभी हम मेंस पे आएंगे, ये जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखिए हमने इनसे ऑब्जर्वेशन निकाली। क्या करेंगे, निकाल के जेब में रखेंगे? नहीं, बल्कि जब हम पढ़ेंगे तब उस पढ़ते समय इस ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करेंगे ताकि आउटकम अधिकतम हो पाए। एक मेजर प्रॉब्लम है, बहुत बच्चे पढ़ते हैं लेकिन पढ़ के भी उसे परिणाम में नहीं बदल पाते। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं, कहाँ ध्यान देना है, कहाँ कम ध्यान देना है, पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है, ये सारे पहलू हैं जिनको सामान्यतः हम मिस कर देते हैं। अब जरा देखते हैं मेंस में कैसे प्रश्न है। तो यहाँ भी देखिए सीधे स्टैटिक, पढ़िए जरा प्रश्नों को। पहला प्रश्न, जीडीपी कैलकुलेशन मेथड पहले कैसा था अब कैसा है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, पूंजी बजट और राजस्व बजट पता होना क्या है, दोनों का अंतर बताना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो बिल्कुल सिंपल कंसेप्चुअल तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। आगे बढ़िए, करंट अफेयर देखिए जरा, और करंट अफेयर में भी थोड़ा अप्लाइड तरह की इकोनॉमी। क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में वी आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है? अर्थव्यवस्था, आपको पता है जब अर्थव्यवस्था में सब सही चल रहा हो तो अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, जब चीजें नीचे की तरफ आए, आकार कम होने लगे, तो हम क्या कहेंगे कि अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में है। वी आकार का मतलब क्या है, तेजी से नीचे गिरे और फिर तेजी से ऊपर उठे। तो प्रश्न पूछा गया है कि आप बताइए कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था ने वी आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है? अब आप उत्तर कहाँ से देंगे? क्या कोई तथ्य हैं जिनको याद करके इसका उत्तर दे सकते? नहीं, ट्रेंड पता होना चाहिए, इकोनॉमी की समझ होनी चाहिए और हाल फिलहाल में क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। और अगर इसे मैं और स्पेसिफिक करके बताना चाहूँ, आपने लास्ट 2-3 दिन का न्यूज़पेपर पढ़ा है, अगर हम सोचते हैं कि प्रश्न पहले नहीं अब पूछा जाए, तो आप जब न्यूज़पेपर करंट अफेयर पढ़ते हो तो यही तो पढ़ते हो। अभी क्या आया कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये सोचकर अभी कल परसों के न्यूज़पेपर में था लोग खर्च करना कम कर रहे हैं। एयरलाइंस आप देखोगे कि उनमें ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही। क्यों? भाड़ा उतना है, कुछ मामलों में तो कम भी हो गया है, लेकिन फिर भी एयरलाइंस की जो ग्रोथ थी ना कि यात्री बाय एयर ट्रैवल करें, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो ये सब चीज़ों से आपको क्या पता चलता है कि अर्थव्यवस्था ऊपर उठ रही है या नीचे जा रही है? अच्छा, ये भी अनुमान आया है
कि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट जितनी होनी चाहिए थी, पहले अनुमान था, उतना नहीं हो पाएगी। ये भी आपने पढ़ा है 1-2 दिन न्यूज़पेपर, अगर नहीं पढ़ा आज जाकर पिछले 2 दिन का न्यूज़पेपर देखना, इससे हमें ट्रेंड पता चल रहा है। तो ये चीज़ें जो हम साल भर पढ़ते रहते हैं उससे एक समझ बनती है कि देखिए ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं तो मतलब अर्थव्यवस्था सही जा रही है या नहीं जा रही, उन्हीं को आपको यहाँ पर लिख देना है। और जिस पक्ष में है कि आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो आप कहेंगे कि वी आकार का पुनरुत्थान है, नहीं तो आप नहीं कहेंगे, है ना। आगे देखिए, हाल ही के दिनों में आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि लेबर की उत्पादन क्षमता कैसे प्रभावित हुई है, बढ़ी भी है या नहीं बढ़ी। तो ये करंट डिराइव क्वेश्चन हो गए। अब ये देखिए जो मैं अंतर संबंध बता रही थी, डायनामिक तरह का प्रश्न देखिए जरा। देश में आयु संभाविता में आई वृद्धि ने समाज में नई स्वास्थ्य चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, से समाज में नई स्वास्थ्य चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। यह नई चुनौतियां कौन कौन सी हैं और उनके समाधान के लिए क्या क्या कदम उठाने जरूरी हैं। अब देखना, कुछ हिस्सा इकोनॉमी, कुछ हिस्सा सोसाइटी। हम सभी देख रहे हैं कि जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? जन्म के समय जब हम ये उम्मीद करें कि कोई व्यक्ति कितने साल जिएगा, औसतन। अब ये तो प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता, बट औसतन जीवन प्रत्याशा। अच्छा, जिसके चलते हमारे यहाँ जो आश्रित आबादी है उसका प्रतिशत बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें कि समाज में नई स्वास्थ्य चुनौतियां देखकर क्या लगता है कि टॉपिक सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। तो कुछ अंश समाज का, कुछ अंश किसका, इकोनॉमी का, जोड़कर प्रश्न बन गया है। इसीलिए मैंने कहा था कि पढ़ते टाइम किस प्रकार से पढ़ना है, इंटरडिसिप्लिनरी या अंतर संबंधात्मक अप्रोच पर ध्यान देना है। चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं है कि आप सोचोगे कि मैम ने ये भी बता दिया, ये भी देखना है, वो भी देखना है। फ्लो में चीज़ों को अगर आप समझोगे तो चीज़ें काफ़ी स्पष्ट हैं कि जब ओवरऑल टॉपिक को पढ़ो तो कंसेप्ट, विश्लेषण और ट्रेंड, तीनों चीज़ों पर ध्यान दो। प्लस ये मत सोच के पढ़ो कि ये कोर इकोनॉमी का है तो इकोनॉमी में ही पूछा जाएगा, या जैसे आप पढ़ रहे हो प्रश्न वैसे ही बनेगा। नहीं, प्रश्न कहीं से भी लिंक करके पूछा जा सकता है। अगर चीज़ें क्लियर है तो आप पॉइंट बनाकर लिख दोगे, ठीक है। साथ ही विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों से और सिलेबस से ये पता चलता है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र ये बताते हैं कि किस प्रकार से पढ़ना है। साथ लेकर चलिए, चीज़ों को समझ क्लियर रहेगी। आगे देखिए, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता देती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें ये पता चलता है कि कौन से टॉपिक प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है, कौन से मेंस के लिए। तो आप टॉपिक्स को उसी तरीके से फिर आप अप्रोच किए, जैसे मुद्रा बैंकिंग हो गया, इन्फ्लेशन या अप्लाइड तरह के जो प्रश्न है प्रारंभिक परीक्षा में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो जब आप पढ़ें तो उन टॉपिक्स पर प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि मुख्य परीक्षा में वहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे, स्कोप है, लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फोकस करेंगे। अच्छा, इंडस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, भूमि सुधार हो गए। नो डाउट प्रीलिम्स में भी यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन ये टॉपिक मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी जरूरी है। जो लास्ट में मुख्य परीक्षा के सिलेबस में मैंने आपको इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स, ये सारे टॉपिक दिखाए, आप देखोगे मुख्य परीक्षा में कुल इकोनॉमी से प्रश्न पूछे जाते हैं 100 प्लस, 110 115 के आसपास अंकों के। उसमें से 70 अंकों के बराबर के प्रश्न इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इनको अच्छे से तैयार करना है। साथ ही प्रश्न देखो किस तरह के हैं, उतना ही गहराई में जाकर आपको पढ़ना है। तो कौन से टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड क्या बदल रहा है। जैसे अगर मैं बदलता ट्रेंड बताऊं तो पिछले 2-3 सालों से कृषि या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रश्न प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। मेंस के लिए तो थे ही थे। तो ये जो ट्रेंड एनालिसिस है ये आपको ये बताता है कि जो पढ़ना है वहाँ कहाँ कितना आपको एम्फसिस करना है, और जो पढ़ना है उसे कितना गहराई में जाकर पढ़ना है या किस ढंग से पढ़ना है। ये ऑब्जर्वेशन हमें मिली। चलिए अब हम आते हैं कि हम पढ़ेंगे तब अपने सिलेबस को कवर कैसे करेंगे, हमारे स्रोत या हमारे जो संसाधन हैं वो क्या रहेंगे।
एक बात तो आप सभी ने सुनी होगी, संसाधन जितने सीमित और बार बार उनका रिवीजन किया जाए उतना अच्छा है। तो मेरी रणनीति संसाधनों को लेकर काफ़ी क्लियर है। बहुत जगह आपने सुना होगा उमा कपिला, संजीव वर्मा, बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, बट सिर्फ इकोनॉमी में मास्टरी आपको नहीं करनी है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो इकोनॉमी को उतना पढ़ो जितना पढ़ना जरूरी है। जैसे सिंपली आप क्लास अटेंड करने के लिए आते हैं, आपको पहले मेल आ जाता है क्लास में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, टीचर भी क्लास में बताता है कि अगले दिन क्या पढ़ाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि अगले दिन भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म पढ़ाए जाने वाले हैं, आपको कुछ नहीं करना। बेसिक एनसीईआरटी है हमारी 3, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, समष्टि अर्थव्यवस्था और व्यष्टि अर्थव्यवस्था। व्यष्टि अर्थव्यवस्था के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ने हैं, बाकी प्रमुख कौन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और समष्टि अर्थव्यवस्था। अब भूमि सुधार समष्टि अर्थव्यवस्था में तो है नहीं, किसमें है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। आपको कुछ नहीं करना, मैसेज आया कल क्लास है, आप उस एनसीईआरटी बुक में से लैंड रिफॉर्म टॉपिक को एक बार देख के आ जाओ। क्लास में टीचर डिटेल में टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा है, क्लास में डिस्कस हो गया, टीचर क्लास में आपको लिखवा भी रहा है, तो आप लिखिए और साइड में ये गैप छोड़ दीजिए ताकि कुछ भी आपको बाद में ऐड करना है आप ऐड कर लें। टीचर आपको ये भी बता देगा कि अब इस टॉपिक को नोट्स में से आपको कहाँ से पढ़ना है, या अगर कोई विशेष बुक में ये टॉपिक अच्छे से दिया हुआ है तो आप उसे वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। घर जाएं, जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया हुआ है उसे रिवाइज कीजिए, और जो मटेरियल उन्होंने पढ़ने को कहा है वहाँ से भी उस टॉपिक को लिंक करके पढ़िए। सिंपली एक बार, पहली बार टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो गया। इसी तरह से आपको पढ़ना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम बार बार खोजते रहते पढ़ने का क्या तरीका है, एक बार घर से रिवाइज करके आओ, क्लास में सही से समझो, जाके डिटेल नोट से लिंक करके पढ़ लो, एक बार टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप अगले दिन टीचर से आकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। संसाधन मैं कहूँगी सीमित रखिए। अभी के लिए अपनी 3 एनसीईआरटी, क्लास 12th की एनसीईआरटी जिसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी, और 11th भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स में से कुछ कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है। क्योंकि इकोनॉमी को कवर करने में इसके अलावा जो दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो क्या है, समसामयिकी, है ना, करंट अफेयर या समसामयिकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो करंट अफेयर पर भी आपको काम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें तो आपको करंट अफेयर से ही क्लियर हो जाएंगी। अब करंट अफेयर को लेकर परेशान नहीं होना है। न्यूज़पेपर हमारा पहला और मौलिक स्रोत होता है। कुछ नहीं, अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो इकोनॉमी नाम का एक पेज आता है न्यूज़पेपर में, आता है क्लियर, 8-10 न्यूज़ होती हैं उसमें मोटा मोटा, उसमें से एक दिन में आपको सिर्फ 3 से 4 न्यूज़ पढ़नी है, बाकी न्यूज़ हमारे काम की है ही नहीं। 3-4 न्यूज़ क्यों? क्योंकि आरबीआई ने कुछ किया, इकोनॉमी में कुछ बड़ा बदलाव आ रहा है, सरकार द्वारा कुछ किया गया, यही बीइंग ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपके लिए जरूरी है। बिजनेस में रिलायंस को लाभ हुआ, घाटा हुआ, किसका क्या चल रहा है, किसकी बिक्री, मर्जर, जब तक कि वो बड़े स्तर पर प्रभाव ना डाले, क्या हमारे लिए जरूरी है? नहीं है। तो जो जरूरी नहीं है हम उस पर काम भी नहीं करेंगे और अपने समय को बर्बाद भी नहीं करेंगे। क्लियर है इतना? तो आपको करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। मैं जानती हूँ नए बच्चे हैं आपको अभी इकोनॉमी की टर्म समझ में नहीं आएंगी, जितना समझ में आए 20-30% जितना समझ पा रहे हैं, 40% न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहो, ज़्यादा नहीं, जो ज़रूरी न्यूज़ है उतना पढ़ो। समझ में आ गया उतना ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं मासिक पत्रिका आधारित। आपका बैच शुरू होता है, कुछ समय बाद मंथली करंट अफेयर क्लासेस शुरू हो जाती हैं। आपको पहले ही मेल आ जाता है कि इस मंथ की ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। आप एक बार मंथली मैगजीन को अपने स्तर पर देख कर आओ। आपने पढ़ा, कुछ डाउट थे, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, कोई डाउट है पूछिए, क्लियर कीजिए। और जो जरूरी बातें क्लास में आपको बताई जा रही हैं, हाईलाइट भी करवाई जा रही है कि देखिए ये इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है, ये मेंस के लिए ज़रूरी है, उसे हाईलाइट करके रख लीजिए। अब एक अगला बड़ा प्रश्न है कि ठीक है न्यूज़पेपर पढ़ा, रद्दी में गया, है ना, करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं। अब हमें ये बताइए कि ये जो करंट अफेयर है इसे अपने नोट्स तक कैसे लेकर आए। देखिए
एक तो करंट अफेयर हम अलग से भी मैगजीन टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं, दूसरा नोट्स तक जहाँ तक लेके आने की बात है तो ये गैप मैंने आपसे छुड़वाया, इसके पीछे कारण यही है। आपने फॉर एग्जाम्पल एमएसपी चर्चा में है, एमएसपी पढ़ा, करंट अफेयर में एमएसपी के बारे में कुछ अच्छा आया कि कोई आर्टिकल आया जो कह रहा है कि सरकार को लीगलाइज करने की बजाय इस तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। यही तो मुद्दा है कि लीगल कर देना चाहिए, गारंटी देनी चाहिए। आपको लगा कि आइडिया तो अच्छा है। अगर कभी मुझसे पूछा जाए कि क्या एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहिए या नहीं, तो ये मैं अपने निष्कर्ष में समाधान के तौर पर दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। आपको कुछ नहीं करना, उसे यहाँ पर ऐड कर लीजिए अगर ऐड हो सकता है तो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, उस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें, करंट अफेयर में आर्टिकल आया, चर्चा में आया, जरूरी है, तो आप फिर उसे अलग से पेज पर लिखकर यहाँ पर लिंक कर सकते हो। मंथली मैगजीन में है तब तो कोई झंझट ही नहीं है। अगर यहाँ लिखकर एक दो लाइन में ऐड हो सकता है कर लीजिए, वरना लिख लीजिए टॉपिक का करंट अफेयर मंथली मैगजीन अगस्त सितंबर जुलाई जो भी है, पृष्ठ संख्या ये। जब भी ये टॉपिक पढ़े उसके साथ वो मैगजीन खोलकर देख लीजिए। यानी आपका जो करंट अलग चल रहा था, अपना स्टैटिक अलग चल रहा था, हमने उन दोनों को मिला दिया। और कैसे मिलाया? क्योंकि हमें पता है सिलेबस क्या है, हमारी क्लास हुई है, हमने पढ़ा है, तो हमें पता है कि वहाँ पर इस टॉपिक के बारे में लिखा हुआ है और आज ये जो न्यूज़ आर्टिकल है या मंथली मैगजीन में चीज़ें हैं ये इस टॉपिक से लिंक होती हैं, तो मैं एक बार उसे वहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। सिर्फ इतना काम करना है, आपका करंट अफेयर और आपका स्टैटिक पोर्शन लिंक हो जाएगा। पढ़ने का बता दिया, सिर्फ 3-4 आर्टिकल इकोनॉमी के जरूरी होते हैं। मंथली जो पत्रिका है वो क्लास में पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, उसको लेकर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना है तो ये जोड़ने वाला जो मानसिक मशक्कत का काम है ये करना है। जैसे एक टीचर ये काम क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने नोट्स में कहाँ क्या लिखा हुआ है, तो इतना तो आप ही को करना पड़ेगा ना कि आप इसे पढ़ के वहाँ से लिंक कर दें। बीइंग ए टीचर मैं क्लास में आपको ये बता सकती हूँ कि देखिए ये आर्टिकल इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, जाके आपके नोट्स में तो आप ही लिखेंगे, आपके बिहाफ पर ये काम कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ? अब आती है बात नोट्स बनाने की। तो यहाँ जो बन रहे हैं वो नोट्स ही बन रहे हैं। हाँ, जब आप थोड़ा पढ़ लेंगे, 2-4 महीने का थोड़ा सही अनुभव हो जाएगा, तब हम एक प्रकार के नोट्स बनाते हैं जिन्हें ब्रीफ नोट्स कहते हैं। तब आप वो बनाएंगे। अभी के लिए आपको जल्दी करने की आवश्यकता नहीं, और वो नोट्स कुछ और नहीं है। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा उसमें जो इम्पोर्टेंट कोर इम्पोर्टेंट बातें थी, कुछ तथ्य थे, कुछ ट्रेंड थे, कुछ एग्जाम्पल थे, कुछ बिंदु थे एकदम संक्षिप्त में जो हम भूल सकते हैं, उन्हें A4 साइज सीट में लिख लेंगे। हो सकता है क्लास में टीचर ने लिखवाया हो तो वो, जैसे मैं MSP का ही एग्जाम्पल दूँ, हो सकता है टीचर लिखवाए तो MSP पर आपके 4 से 5 पेज के नोट्स बन जाए। अब लास्ट टाइम में रिवाइज करना है, हर चीज़ को आप डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे। अब आपको अगर मैंने क्लास में MSP पढ़ा दिया या किसी भी टीचर ने पढ़ा दिया, MSP का आइडिया क्लियर है, भूलेंगे तो क्या भूलेंगे, फॉर्मूला क्या है, कौन घोषित करता है, कौन अनुशंसा करता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट तथ्य है, इस प्रकार के अन्य टॉपिक्स में भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उसे एक पेज पर लिख लीजिए। जब भी वो एक पेज आपकी नज़र के सामने से गुजरेगा, MSP टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह के संक्षिप्त नोट्स आप बनाएंगे, लेकिन वो मैं सुझाव दूंगी अभी नहीं, थोड़ा समझ लीजिए एग्जाम को, थोड़ी दिन क्लासेस कीजिए, पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है। पता चले जो जरूरी था वो सब छोड़ दिया और जो गैर जरूरी चीजें थी वो सब आपने शामिल कर ली। अब नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिस काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रैक्टिस करेंगे कैसे? मैं तो कहती हूँ कि क्लासेस के साथ ही आपको त्रिस्तरीय संरचना मिलती है ना, त्रिस्तर, आप इसी का इस्तेमाल कर लीजिए। क्लास होती है, हर क्लास के बाद आपको सेल्फ टेस्ट मिलता है जिसमें प्रीलिम्स के कुछ प्रश्न होते हैं, उनको सॉल्व कर लीजिए। जितना अभ्यास करेंगे स्थिति उतनी ही बेहतर होगी। आपके मिनी टेस्ट होते हैं प्रीलिम्स और मेंस के, मिनी टेस्ट आप दीजिए। अच्छा, प्रीलिम्स में जहाँ डेली क्लास के बाद आपको प्रीलिम्स के लिए सेल्फ टेस्ट मिलता है, मेंस के लिए एक असाइनमेंट मिलता है जो चेक होकर आता है,
प्रॉपर, आप वो लिख लीजिए, मिनी टेस्ट दीजिए, और फाइनली ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज दीजिए, AITS ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज। तो पढ़ने के साथ साथ अभ्यास करते जाइए, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि कब क्या करना है। एक क्लास के आधार पर आप ऑल इंडिया लेवल टेस्ट नहीं दे सकते, तो असाइनमेंट या सेल्फ टेस्ट, जब एक टॉपिक पूरा हो जाए तो मिनी टेस्ट, और जब एक पोर्शन पूरा हो जाए तो ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज को आप कवर कीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी यूपीएससी के प्रश्नों को नहीं भूलना है। कोई भी टॉपिक पढ़ना शुरू करो, उस टॉपिक से जुड़े हुए प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन पहले देखो, ताकि डायरेक्शन क्लियर हो कि कितनी गहराई में किस प्रकार से पढ़ना है। और जब आप पढ़ लो उस टॉपिक को, तो उस टॉपिक आधारित प्रश्नों को सोल्व करो और देखो कि कितना सही से आपने पढ़ा है। तो यूपीएससी प्रश्नों के साथ तो आप अभ्यास करोगे ही करोगे, यहाँ पर जो आपको असाइनमेंट, सेल्फ टेस्ट, मिनी टेस्ट और ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज के टेस्ट मिलते हैं, उनके साथ भी आपको अभ्यास करना है। तो मिनी टेस्ट और असाइनमेंट इत्यादि तो आपके चलते ही रहते हैं क्लासेस के साथ। अच्छा, ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज टेस्ट जब लगभग मोटा मोटा 3-4 महीने के लिए चीज़ों को आप पढ़ लोगे, तभी से देना शुरू कर सकते हो, क्योंकि उनमें सिलेबस का बड़ा हिस्सा आता है। तो क्यों ना अपने दोहराव और रिवीजन को इन्हीं से जोड़ लो। एक बार तो जो जहां क्लास में चल रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो पढ़ के जाओ, जाके रिवाइज करो, उससे जुड़े हुए प्रश्न सोल्व करो जो आपको असाइनमेंट, मिनी टेस्ट इत्यादि में मिल रहे हैं। अब जब आपने सोचा, जैसे उदाहरण मैं दूं, पॉलिटी आपका चला, पॉलिटी चल रहा है, कवर हुई आपकी यूनिट, कोई दूसरा सब्जेक्ट भी चला, बट एक बार हम पॉलिटी का उदाहरण लेकर चलते हैं। मोटा मोटा 3 या 4 महीने की अवधि में पॉलिटी की इतनी क्लासेस हो गई कि 50-60% आपका सिलेबस कवर हो गया। अब आप एक टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि उस टेस्ट का सिलेबस भी वही है, दिया होता है कि इस टेस्ट में कितना क्या पूछा जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना। अब जब ये टेस्ट दो, चाहे आप प्रीलिम्स का दो, चाहे आप मेंस का दो, इस टेस्ट के साथ आपको कुछ नहीं करना। जो आपने पढ़ा है ना इतने दिनों में, एक बार फिर से 10-15 दिन का अपना शेड्यूल बनाओ कि 10 दिन बाद या 12 दिन बाद मैं ये टेस्ट दूंगा पॉलिटी का, प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखो इस टेस्ट में ये 10 टॉपिक हैं, तो 10 से 12 दिन में ये टॉपिक मुझे अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। तो टेस्ट के साथ आप अपने रिवाइज साइकिल को लिंक कर सकते हैं। अब जब जितनी बार आप साल में 3-4-5 बार पॉलिटी के टेस्ट दोगे, उतनी बार वो पोर्शन आपका रिवाइज होता चला जाएगा। और डेली टेस्ट और मिनी टेस्ट आप अपनी क्लासेस के साथ देते रहो, ताकि पता चले कि क्लासेस में कितना समझ पा रहे हो, और साथ ही आपके लिखने का जो तरीका है वो कितना इवॉल्व हो रहा है। प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट वगैरह को आप सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। पहली बात, इकोनॉमी सरल सब्जेक्ट है अगर हम उसे समझ कर पढ़ते हैं, और उससे घबराते हैं, डरते हैं, तो उससे मुश्किल कुछ नहीं है। तो हमें क्या पढ़ना है, अगर मैं सेशन को ब्रीफ करना चाहूँ तो हमें क्या पढ़ना है? अर्थशास्त्र नहीं, अर्थव्यवस्था, और उसमें भी समष्टि या मैक्रो इकोनॉमी हमारा फोकस होना चाहिए। और हम पढ़ेंगे कैसे? कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जुड़े हुए तथ्य भी देखेंगे, और विश्लेषणात्मक दक्षता सृजित करने की कोशिश करेंगे। और ये सारे काम करते हुए हम ध्यान में रखेंगे कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हमें क्या कह रहे हैं, और प्रश्न पत्रों की ऑब्जर्वेशन को पढ़ने तक लेकर जाने की कोशिश करेंगे। जैसे एक ऑब्जर्वेशन हमने देखी कि अप्लाइड प्रश्न है, तो हम सिर्फ पढ़ के नहीं छोड़ेंगे, बल्कि सोचेंगे कि अच्छा ये होता है तो क्या होगा, ये होता है तो क्या होगा। मेंस में हमने देखा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, तो हम थोड़ा अपने दिमाग को खोलकर पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना, कि देखो जीवन प्रत्याशा, समाज, स्वास्थ्य, सबको जोड़कर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो मुझे मानसिक तौर पर इस चीज के लिए तैयार रहना है, ताकि ऐसा प्रश्न आए तो मैं घबराऊं नहीं। साथ ही सीमित स्रोतों के साथ एक व्यवहारिक प्लान बनाएंगे कि ऐसे ऐसे मुझे घर से पढ़ के जाना है, ये क्लास में पढ़ाया जाएगा, ये मेरे नोट्स हैं, इस प्रकार से मुझे नोट्स तक करंट अफेयर को लेकर जाना है। करंट अफेयर न्यूज़पेपर में सीमित चीज़ें हैं जितनी पढ़नी है, बाकी आपकी मंथली करंट अफेयर की क्लासेस हो जाती हैं। और रिवीजन को लेकर कोई
दुविधा नहीं है। 2-3 महीने में जब आपको लगे, सिलेबस जो आता है ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज का, उसमें लिखा रहता है कि टेस्ट नंबर ये पूछा जाएगा, टेस्ट नंबर 2 ये पूछा जाएगा। तो जो आपका कवर हो चुका हो वही उठाकर उसी सब्जेक्ट या उसी पोर्शन आधारित प्रीलिम्स और मेंस दोनों का टेस्ट आप एक साथ दीजिए, क्योंकि पढ़ना तो आपको वही है, सिर्फ थोड़ा तरीका बदलता है। प्रीलिम्स के लिए हम तथ्यों या ऑब्जेक्टिव चीज़ों पर ध्यान देते हैं और मेंस के लिए थोड़ा विश्लेषणात्मक पक्ष जरूरी हो जाता है। तो जब आप वो टेस्ट दें तो जितना पोर्शन आपने पढ़ा था एक बार 10-12 दिन में उसका अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और टेस्ट दे दीजिए, आपका हो गया रिवीजन। अब ऐसा नहीं कि मैंने पॉलिटी का एग्जाम्पल दिया या इकोनॉमी का एग्जाम्पल दूँ तो एक ही टेस्ट होगा पूरी टेस्ट सीरीज में, नहीं, 3-4 टेस्ट होंगे। तो मतलब साल भर 3-4 बार आपका वो सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, यही है रिवीजन। लेकिन कहीं भी प्रैक्टिस के महत्व को आपको भूलना नहीं है, चाहे वो क्लासेस के साथ हो या ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो या फिर विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों के माध्यम से हो। मैसेज यही है कि जो समय मिला है उसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। अच्छे समय की वो समय आएगा तब हम अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे या उस दिन शेड्यूल बनाएंगे या उस दिन टेस्ट देना शुरू करेंगे। इस तरह से किसी भी अच्छे समय की प्रतीक्षा नहीं करनी है, वरना सारा समय आपके हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा और अंत में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता है। इसलिए सही प्लान बनाओ, सरल प्लान बनाओ, सीमित स्रोत आधारित प्लान बनाओ। जितना कंफ्यूजन कम रहेगा आपकी प्लानिंग में, उतना ही परिणाम बेहतर रहेगा। और किसी भी सब्जेक्ट या विषय से डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में विश्वास रखिए। अगर आप सही समझ रखते हैं और सही से चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है और आप पढ़ रहे हैं तो किसी भी सब्जेक्ट को आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। इतना आत्मविश्वास होना जरूरी है। जब आपने इतना साहस जुटाया है, जब आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आने वाला निर्णय ले पाए हैं, तो एक सब्जेक्ट अगर थोड़ा मुश्किल लग रहा है उसे अप्रोच कर पाना ये मुश्किल काम नहीं है। प्रमुख साहस चाहिए था तैयारी करने का निर्णय लेने में। अगर वो साहस दिखाया है तो आगे भी साहस दिखाते रहे, हारने या डरने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरी तरफ से और संपूर्ण विजन आईएएस टीम की तरफ से आप सभी को ढेरों बधाइयाँ। आप एक नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं उस हेतु। और इतने ध्यान से और शांति से मेरी बातें सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।